हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 और ये मेरा पार्ट 1 रहेगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि मैंने इसमें आपको अभी जेई के क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद अगली वीडियो या शायद थर्ड वीडियो में तो मैंने थ्योरी करा देता हूँ, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम इसको समराइज़ कर लेंगे। तो ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? हमें पता है कि जो जितनी भी बॉडी है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स के साथ। उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं सन और अर्थ के बीच में, या आप कोई भी दो चीज़ें यूनिवर्स में कोई भी, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी स्टडी चेयर और टेबल के बीच में। ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे ये जो अट्रैक्शन की फेनोमेना है, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, जरूरी नहीं है कि सन अर्थ ही हो सकता है सन मून हो। ठीक है। उनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन की भूमिका निभा रहा है, रोल यहाँ पे जो अदा कर रहा है, वो कर रहा है ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टर्म आपने सुना होगा, ग्रेविटी। ठीक है। तो ग्रेविटी क्या चीज़ है? तो बच्चों जो ग्रेविटी है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या होगा, जब आपकी एक अट्रैक्टिंग बॉडी आपकी क्या हो, अर्थ हो, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में चीज़ें देखोगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्या है? एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। ठीक है। अगर आपको ग्रेविटेशन को एक वर्ड में किसी को बताना होगा तो आप बोल सकते हो ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स। और वहीं आपसे मैंने अगर पूछ दिया कि ग्रेविटी क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे एक स्पेशल टाइप का आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है व्हेन व्हेन वन अट्रैक्टिंग बॉडी व्हेन वन अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ। अदर कुछ भी हो सकती है, एक उसमें अर्थ हो जाएगी तो हम उसको ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपने क्लास 11th में ही चैप्टर 3 में पढ़ा होगा फ्री फॉल। ठीक है। तो फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके अंडर ग्रेविटी, अगर अंडर ग्रेविटी आप मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी आप पढ़ते हैं उसको एक नाम दिया गया फ्री फॉल, जो कि 1D मोशन है। ठीक है। जिसमें एक्सेलेरेशन हमारा यूनिफॉर्म रहता है, ऊपर को जी और पर डायरेक्शन का खेल रहता है, तो उसको हम फ्री फॉल कह देते हैं अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं तो। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए एक वर्ड इसमें आपको आगे मिलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप जी से दिखाते हैं, और वैसे आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, ये छोटे छोटे टर्म हैं जो अभी आगे मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फ्री फॉलिंग बॉडी है, जो आपकी कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में अर्थ की तरफ आ रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी आ गया मतलब एक बॉडी अर्थ होनी है। ठीक है। ग्रेविटी मीन्स वन बॉडी इज अर्थ। अब मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी जिसको ग्रेविटेशनल पुल खींच रहा है अर्थ की तरफ आ रही है, तो हम बोल देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। इसको हम जी से दिखाते हैं, और जिसकी वैल्यू बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड हम एज्यूम करते हैं, निकालते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कैसे निकालें। ठीक है। एक बात और, एससीबी में ये फीट में दिया है तो आप इसको फीट सेकंड -2 भी तैयार कर लें। क्या पता एग्जामिनर का दिमाग चल गया, एससीबी खुली है, एससीबी सभी के पास होती है, उसने ये दे दिया। ठीक है। तो 0.3 के आसपास हमारे वो होते हैं। तो नियर सरफेस ऑफ अर्थ जो हमारी वैल्यू है वो ये होती है। ठीक है। 1 मीटर में लगभग 0.3 के आसपास फीट होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप इसे। अच्छा जी, एक चीज़ और है, ये तो हमने पहली चीज़ पढ़ी, ये हमने दूसरी चीज़ पढ़ी। ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, अभी मेरे को इनकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। एक आपको ऑलरेडी पता होगा, वेट, क्योंकि आप एनएलएम पढ़ के आए हैं। तो बच्चों जो वेट ऑफ ए बॉडी है वो क्या है? देखिए, इसको भी हम नापते कैसे हैं? ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय योर बॉडी अपॉन इट। कोई भी बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है जो अर्थ की तरफ उसको खींच रहा है। तो वेट क्या है हमारा? वेट मास नहीं है बच्चों, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। बहुत इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है मास और वेट में डिफरेंस बताइए, तो वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है, जो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी को अर्थ की तरफ कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा जाता है। ठीक है। और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास टाइम्स
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपने पढ़ा भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, कई जगह आपने पढ़ा होगा, बस मैं आपको इसको थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। जी, हमारा जी में वेरिएशन आता है, वैसे ही हमारा वेट में भी वेरिएशन आएगा। यहाँ पर आपका वेट कुछ होगा, चाँद पे जाओगे वहाँ वेट कुछ होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक आप जानते होंगे, बस मैंने 6 मिनट में आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया। अब करते हैं हमारा स्टार्ट पहला टॉपिक। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने करीब 1665 में सेब गिरते हुए पाया अपने आसपास से। तो वही चीज़ें हुई जो आपने पढ़ी होंगी, वो इंस्पायर हुई कि ये नीचे को ही क्यों गिरा, ऊपर को क्यों नहीं गिरा। तो वहाँ से फिर चीज़ें बढ़ती गई और उन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से सॉल्व करी और एक स्टेटमेंट बनाई। उन्होंने ये बनाई कि अगर हमारा कोई दो मास है, एक मास हमारा ये है जिसको मैं m1 दे रहा हूँ, और एक मास यहाँ पर m2 है, ठीक है। अभी तो मैं एक लाइन में बना रहा हूँ, एक्चुअल में कैसे होंगे, ऐसे होंगे वर्टिकल पे, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा बच्चों कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स से खींचेंगी। तो इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स इस साइड लगेगा, इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स इस साइड लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगी। तो हमारा क्या होगा, क्योंकि कहानी क्या है, उनकी जो बुक थी, एक बुक थी उनकी इस यूनिवर्सल लॉ पे, ये आपने क्लास 8-9 में पढ़ी होगी, और नाम था उसका प्रिंसिपा, ठीक है। इसमें उन्होंने ये एक रिसर्च पेपर डाला था, प्रिंसिपिया था, पिया आई भी था उसमें, एक प्रिंसिपिया, ठीक है। तो इस बुक में उन्होंने लिखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था, उसकी जो लाइन थी वो ये थी कि एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स, कोई भी पार्टिकल है आपके यूनिवर्स में, अट्रैक्ट एवरी बॉडी, ठीक है, या एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स, ठीक। और फोर्स के बारे में क्या था, विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये उन्होंने इस बुक में छापा था, क्या पता कभी पूछ ले, क्लास 9th में इसको बताते हैं, 9th में होगा ये, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि जो फोर्स लगेगा इसके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि यूनिवर्स में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो उसका मास का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होगा, और जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। जैसे ही आपने इसको कंबाइंड किया, तो आपको पता ही है प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो एक क्या देके जाता है, कांस्टेंट, जिसका नाम है जी। तो ये उनका जो रूल था, ये था हमारा ग्रेविटेशनल रूल, ठीक है, कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो जी है, ये जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। तो कई बार आपको इसकी डायमेंशन निकालने को पूछी जाती है इन जेई एग्जाम, इन नीट एग्जाम। तो F/r² ओवर m1 m2 से आप इसकी निकाल सकते हैं। अगर आप फोर्स की यहाँ पर रख दें ml/t-2, डिस्टेंस की L2, और तो इसकी डायमेंशन सॉल्व कर लीजिए, नीचे मास एक जैसा हो जाएगा, तो मास m-1, L हो जाएगा आपका 3 और T हो जाएगा -2। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जेई एडवांस में तक पूछा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिए, अगर इसकी यूनिट लिखने को आ जाए, तो आप इसकी यूनिट होती है न्यूटन, यहाँ से लिखिए न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा, लेंथ का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, मास इंटू मास, और मास इंटू मास क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर, मतलब kg², तो kg-2। तो ये जी की आपकी यूनिट हो गई, डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। जी की जो वैल्यू होती है, यूनिवर्सल वैल्यू, वो होती है 6.67। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं दी जाएगी तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो जब भी बच्चों आप फिजिकल कोई भी कांस्टेंट देखते हो, तो आप ये पीछे वाली चीज़ें ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब ये जी जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा समराइज करते हैं इस लॉ को जो आपने पढ़ लिया है। समराइज कैसे बच्चों, देखो आपने पढ़ा F=g m1m2/r², इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी मैंने आपको वैल्यू बताई 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितना बताया था, -11। अगर आप न्यूटन में SI यूनिट में लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये मैंने बताया था, वैसे आपको पेपर में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो जी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, तो जी की वैल्यू आपके जो भी आपने बॉडी ली m1 m2, चाहे कुछ भी है, सन है, अर्थ है, या आपके कोई अर्थ में ही दो चीज़ें हैं, तो उसके नेचर और साइज पे डिपेंड नहीं करती है,
तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जी डज नॉट डिपेंड ऑन किस किस पे, एक तो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, नेचर एंड साइज ऑफ बॉडीज। ये हमारा जी के बारे में दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। बहुत बार हम हवा में पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं पढ़ते, तो वहाँ पर हम सोचते हैं यार फॉर्मूले में तो मास है ही। अब आपने जैसे रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वो किसी भी कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो लेंथ एरिया पे डिपेंड करती नहीं है। अगर आपसे पूछेगा लेंथ 4 गुनी कर दी जाए तो कितना होगा, तो अगर आप फॉर्मूले से देखें तो वो तो लेंथ दिख रही है ना, तो इसलिए थोड़ा कंसेप्चुअल मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, और किस पे डिपेंड नहीं करेगी ये, अगर तुम कोई दो मासों के बीच में मीडियम रख दो उस पर भी डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन मासेस, ठीक है। ये जो आज हमारा लेक्चर है बच्चों, ये प्योर एनसीईआरटी है। जितना इंपॉर्टेंट आपकी नीट के लिए है उतना ही जेई के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो प्योर एनसीईआरटी उठती है, तो वही है। तो कह रहा है कि ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तो इसीलिए आप देखते होंगे ना ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना ये साइज पे कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा है, इस जी का जो मेजरमेंट है, जी की जो वैल्यू निकाल के आए वो ऐसी थोड़ी आ गई, किसी ने तो वैल्यू निकाली होगी। तो जी का जो मेजरमेंट है जिससे हमने वैल्यू निकाली, उस मेजरमेंट का नाम है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ठीक। क्या है, कैवेंडिश, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ये महाराज ने हमारी जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 निकाली, तो ये बात भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कैसे निकाली कभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब बात आती है जी पे, तो देखो न्यूटन साहब कह रहे हैं कि कोई मास m1 ये है, कोई मास m2 ये है, इनके बीच की जो वो है दूरी है वो r है। तो m1 इसको अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहा है, m2 इसको अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स इस पे ये भी लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएंगे। तो पहला आप इसमें पॉइंट डालिए कि एक तो ये फोर्स हमारा कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। हमेशा ये अट्रैक्टिव फोर्स है। चार्ज के केस में रिपल्सिव हो जाएगा अगर सेम नेचर के हो जाएंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर ये पहला पार्टिकल दूसरे पे F12 लगा रहा है तो दूसरा कितना लगा देगा, F21। माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस इसलिए लिखा बच्चों ताकि ये हमारा इक्वल अपोजिट पेयर बनाए। हम इसका अगर मॉड निकालें तो मॉड से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर आप देखें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब है ये हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी बनाएगा। क्या बनाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा, या आप बोल सकते हो फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन साहब के तीसरे रूल को भी भली भांति ये कहता है हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट क्या होंगे बच्चों, जैसे ये वाला जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होगा, चाहे इसके बीच में आप कुछ भी रख दो। जैसे कि आप क्लास 12 में जाओगे, आप वहाँ एक कूलम फोर्स पढ़ोगे, तो वो क्या करता है, मीडियम में चेंज हो जाता है, जैसे आप मीडियम में उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो फोर्स है ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स भी है। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब है हम इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और देखते हैं, ये हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियर फोर्स हमारा कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है, ये उसको ना फॉलो करके लॉन्ग रेंज होता है। अच्छा, आगे देखते हैं कुछ और। इस फोर्स के बारे में अगर आप छोटी बात वो देखोगे, ये कहाँ पर वैलिड होता है, तो ये वैलिड कहीं पर भी हो जाएगा, बस क्या होनी चाहिए, पॉइंट मास, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सन और अर्थ पे लगेगा, कोई भी दो, ठीक है, एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स कहीं पर भी लग जाएगा, और पॉइंट मास होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर पॉइंट मास भी कोई भी साइज का चाहिए, लेकिन ये है कि उनके पास स्फेरिकल सिमेट्री होनी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर एक बॉडी के पास स्फेरिकल सिमेट्री है, अदर के पास नहीं भी है या थोड़ी कम है, स्मॉल है, तो चलेगा। या अगर मान लीजिए दो बॉडी है जिनके पास स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है लेकिन दोनों स्मॉल है, तब भी ये लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ, और ये हमारा एक यूनिवर्सल वैलिड लॉ है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बच्चों फोर्स होता है ना, वो हमारा सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है उसकी कैटेगरी में हमारा क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका वेक्टर फॉर्म अगर कभी लिखने को आ जाए आपको, तो वेक्टर फॉर्म भी वही है बच्चों जो भी मैंने लिखा आपको। वेक्टर फॉर्म वैसे तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आप उसको करिएगा, ठीक है। मैं कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो वेक्टर फॉर्म भी यही है, अगर आप एक का दूसरे पे फोर्स निकालोगे। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, जब हमारा बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्स हैं तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं इंडिविजुअल, आप उनको वेक्टर सम कर लीजिए और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दीजिए। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल का सम का आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर सम ऐड करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जिसका नाम है सेल थ्योरम। सेल थ्योरम क्या होती है बच्चों, उसको देखते हैं। सेल थ्योरम का कहना ये है, अगर आप इसका सिंपली ये कहना है, ये हमें पहली बात तो देता क्या है, ये देता है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे, किसी पॉइंट मास पे ड्यू टू स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट मास पे, समझ रहे हैं, कोई स्फेरिकल सेल है, ये हमारा एक स्फेरिकल सेल है, इसकी वजह से किसी पॉइंट मास पे यहाँ पे, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, आर है, उस पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बताता है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, आर है, जबकि ये रेडियस इसकी ये है, ये एक सेल है, ये एक हमारा पॉइंट है, ठीक। पॉइंट है तो जाहिर सी बात है इसका एक मास होगा। तो सेल थ्योरम क्या कहती है, सेल थ्योरम की कुछ कहानी है, अगर पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट अगर आउटसाइड है तो आउटसाइड के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो सिंपली जो आउटसाइड के लिए फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एफ जी। अगर इसका मास बड़ा एम है, एम, और इसका स्मॉल एम है, ठीक है, ये लेना है, और इसकी डिस्टेंस का आर स्क्वायर। ये कहाँ तक लगेगा, जब हमारी डिस्टेंस कहाँ तक होगी, आर से बड़ी होगी या आर के बराबर होगी, ठीक है। वहाँ पर आप जब इक्वल हो जाएंगे तो आर रख देना यहाँ पे। वहीं अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये पॉइंट अगर अंदर हो जाएगा तब कितना फोर्स होगा, तो इनसाइड के केस में जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा जी एम एम, वही लिखना है आपको, मास दोनों का, और नीचे तो आपका ये जो रेडियस है इसका क्यूब और ऊपर आर। तो ये हमारी सेल थ्योरम है कि अगर किसी सेल का किसी पॉइंट पर निकालने जाएंगे तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। और यही सब एक कंक्लूजन भी निकालते हैं बच्चों की ग्रेविटेशनल शील्डिंग भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पॉसिबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मीन्स जैसे आपकी, आप बाहर घूम रहे हैं और आपके ऊपर बिजली गिर गई, तो आप क्या करते हैं, जनरली घर के अंदर आ जाते हैं या किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं या सर पे हाथ रख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहते हैं कि गाड़ी में चले जाओ, कहीं बैठ जाओ, तो क्या होता है, उतना रीजन आपका चार्ज फ्री हो जाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, समझे क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी पार्टिकल में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी पार्टिकल में, और कहाँ पर, स्फेरिकल सेल के अंदर, वो जीरो होता है, लेकिन सेल फिर भी सील्ड नहीं होती। क्यों, इसका रीजन ये है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पार्टिकल पे, तो इसमें जो आपका जो सेल है वो सील्ड नहीं हो पाती, किससे, जो जो पार्टिकल आपके बॉडी के जस्ट बाहर है वो कंटिन्यूअसली आप पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अंदर जीरो होने से कुछ नहीं होता, अगर बाहर से कॉन्टैक्ट हटेगा तभी हो पाएगा। तो जो बाहर हमारे मास हैं, जो हमारी बॉडीज हैं, वो लगातार एक फोर्स लगा रहे हैं हमारी उस बॉडी पे, इसलिए हमारे ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई ट्राइंगल है, उसके चार कोने में मास है तो कैसे निकालोगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो उसको आप कर सकते हो, एनसीईआरटी में बहुत इजीली कर रखे हैं, ठीक। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉपिक में। अच्छा टॉपिक है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो टॉपिक क्या है देखते हैं। अब जो बच्चों हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉपिक है, ये बहुत डेप्थ में हम जाएंगे, इसके क्या क्या होने वाला है इसमें, देखिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जैसे मान लीजिए, इसकी वैल्यू हम कहते हैं छोटा जी से दिखाते हैं, ठीक है। और इजीली आप इसको निकाल सकते हैं कि अगर कोई बंदा, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, स्फेरिकल एज्यूम की है, इसका मास m है और तुम यहाँ पे हो, तो इस बंदे पे अगर ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस हमारी कोई r है, अर्थ की रेडियस है, तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि हमारा जी एम, छोटा एम ओवर आर स्क्वायर होगा। और एक तुम्हें इस बंदे का वेट भी लगेगा नीचे को, और दोनों आपस में हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। छोटा एम हमारा था, अब मैं m1 m2 लूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो जी का रिलेशन आया वो क्या आया, जी एम बाई आर स्क्वायर आया, ठीक है। अच्छा, अर्थ का अगर आप मास और डेंसिटी निकालने जाएंगे तो अर्थ के मास और डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो अर्थ का मास और डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू जी ओवर आर स्क्वायर अपॉन जी। तो जी की वैल्यू रख लीजिए 9.8, ठीक है। आर की वैल्यू रख लीजिए और कैपिटल जी की वैल्यू रख लीजिए। तो सारी वैल्यू रख के मैं आपको बता देता हूँ राउंड ऑफ कितना आता है,
वो आता है आपका 6 × 10⁻24 kg। इस तरीके से हमने, क्योंकि जी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखिए 6 × 10⁻24 और ये जी की वैल्यू हमारी आ गई। तो अब देखिए जी में हम चेंज कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम शेप को डील करते हैं। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले शेप के लिए डिस्कस करते हैं कि शेप की वजह से जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जो शेप है बच्चों, आपने अर्थ का शेप देखा होगा जनरली कैसे होता है। हमारी अर्थ जियोइड शेप की होती है। ठीक है, अगर ज्योग्राफी में जाएंगे आप तो जियोइड शेप की होती है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं स्फेरिकल। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है मेरी, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर इक्वेटर की लेंथ आर ई है यहाँ से लेके यहाँ तक, और पोल की आर पी है, तो आप देखना मैप में देखना जो इक्वेटर की लेंथ है वो पोल से ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमने अभी अभी देखा कि जो जी है वो होता है GM/r²। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप जी इक्वेटर ओवर जी पोल निकालें तो आप क्या रिजल्ट निकालेंगे कि देखो इक्वेटर है तो नीचे आएगा, तो आर ई नीचे आ जाएगा और आर पी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 2 बार लगा दिया। अब आप देखिए आपका ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा होगा तो आपको पता ही है इसको कम होना पड़ेगा, ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या निकाल सकते हैं, जो इक्वेटर है वो कम हो जाएगा पोल से। तो आप क्या कह सकते हैं, जो जी की वैल्यू यहाँ पर है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, और जो यहाँ पर है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये तो पूरा पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक, समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर एक बंदा इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा, बढ़ेगी, घटेगी, या कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो बच्चों क्या होगा, मिनिमम से मैक्सिमम हो रही तो बढ़ जाएगी। तो ये पहला हो गया हमारा टाइप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा, ड्यू टू हाइट। तो हाइट की वजह से मान लीजिए ये अगेन हमारी अर्थ है, ये रहा जिसकी रेडियस हमारी आर है। तुम यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ पहुँच गए किसी हाइट एच पे। ठीक है, पॉइंट पी है, तो ये तो अर्थ सरफेस है हमारा। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, GM/r²। और वहीं यहाँ पर अगर मैं आपसे जी की वैल्यू पूछूं तो GM तो रहेगा ही, ये आर है ये एच है, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसको G1 कर लो। तो अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं G1/G, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो G1 का आर प्लस एच नीचे पहुँच जाएगा और R² इसका ऊपर पहुँच जाएगा, दोनों GM कॉमन थे बाहर आ जाएगा। तो जो G1 में वेरिएशन है वो क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्या, इसका अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा दूँ, इस पर थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर दूँ, तो बच्चों जो G1/G है वो हमारा हो जाता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत आपको डिटेल में ये चीज़ें अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है आपके पास। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन ये है कि हाइट अगर रेडियस से बहुत कम हो। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका मतलब है जी में इतना चेंज आएगा। तो आप बताइए कम हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो जैसे आप ऊपर को जाएंगे हाइट बढ़ाएंगे तो आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगेन आपकी जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये आता है, जेई वालों ने जी नहीं पूछ रहे हैं, जेई वाले क्या पूछ रहे हैं, वेट में कितना चेंज आएगा। तो देखिए अगर मैं इसको मास से इंटू कर दूं mg1/mg, तो इसका मतलब क्या हो गया, मास से तो मास कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ये इस पॉइंट पर वेट है और ये mg इस पॉइंट पर वेट है, क्योंकि यहाँ पर जी हमारा तो वेट क्यों चेंज होता है, मास थोड़ी चेंज हो रहा है, जी की वजह से चेंज हो रहा है, इसलिए ये केस आ गया। चलिए थर्ड देखते हैं, डेप्थ। अब हम करते हैं डेप्थ की वजह से। अब आप अर्थ के अंदर घुस रहे हैं, मान लीजिए अर्थ है आपकी और आप ये अर्थ की रेडियस आर थी यहाँ से लेके यहाँ तक, आपने क्या किया, यहाँ से घुस के यहाँ आ गए। ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सेंटर से डी है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस में आप डी डिस्टेंस नीचे आ गए, उस केस में क्या होगा। अब आप देखें, आप डी डिस्टेंस यहाँ से नीचे आए, अरे डी यहाँ नहीं ऊपर लिखना है इसको, हाँ यहाँ से यहाँ पहुँच गए, आप इस पॉइंट ए पे पहुँच गए। तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको अर्थ का मास भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसका मास निकालते हैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मैं फिर कह रहा हूँ आपको इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करना। उसके बाद हम देखें अगर यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो GD है और सरफेस पे तो जी रहेगी, तो GD की वैल्यू क्या हो जाएगी, GD इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप उस फॉर्मूले से करेंगे GD/G की वैल्यू आएगी 1 - D/R, ये आएगी।
कायदे से इसको आप कैसे निकालेंगे, आप इसको मास रखेंगे यहाँ पे, मास रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे डेंसिटी के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें मास पता नहीं है ना कितना मास है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम मास निकालेंगे, तो जैसे निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगेन आप जब नीचे को आ रहे हो, अर्थ की सेंटर की तरफ आ रहे हो, तो जी फिर डिक्रीज हो रहा है। अब पता नहीं जी इंक्रीज कब होगा, अभी तक तो सब डिक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेट ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो इसमें भी डिक्रीज होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, जी डी माइनस जी, जी माइनस जी डी हो जाएगा। आप इसका इंटू उधर करेंगे तो जी माइनस जी डी इक्वल टू डी बाई आर जी। ठीक है, तो कई बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब बच्चों इसमें होता क्या है, आपसे पूछा जाता है ग्राफ। ठीक है, तो जैसे इसका आपको ग्राफ पूछा जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे देखिए, क्योंकि इसका तो थोड़ा इसका भी बन सकता है, इसका ज़्यादा आसानी से बन सकता है। तो ये G1 है या GD है, और ये वाला हमारा R डिस्टेंस है, या आप बोल सकते हैं R ही डिस्टेंस है नीचे को जो हम जा रहे हैं। तो इस पर जब ग्राफ बनाएंगे तो स्टार्टिंग में देखिए जो G होगा हमारा यहाँ पे, वो लीनियरली वेरी करता है, और एक टाइम बाद जो उसकी बाउंड्री है उसके बाद डिकेइंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा जैसे आपने वहाँ बनाया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कल का, नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर का कूलम्ब्स लॉ में, सेम यहाँ पे भी कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सेंटर पे पूछ दिया जाए सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना होगा, तो सेंटर पे हमारा जो जी की वैल्यू है 0 होगी। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जो है, अगर आपसे सरफेस पे पूछा अर्थ के, ये सब अर्थ के रिस्पेक्ट में बात होगी, अगर जी होगा तो जी हमारा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो हमने 9.8 कंसीडर किया है या करते हैं। इक्वेटर पे मिनिमम ऑलरेडी बात हो गई है, पोल पे मैक्सिमम ये भी आप बात कर चुके हैं। तो इतनी चीज़ें थी आपकी, तो आप देख सकते हैं अगर वेट का कंसेप्ट आएगा इसमें भी आप मास मास का इंटू कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर आप किसी हाइट एच में गए और डेप्थ डी में गए तो कितना चेंज होगा जी में। ठीक है, तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन हाइट हाइट एच एंड डेप्थ डी फॉर सेम चेंज इन जी, सेम चेंज इन जी। तो जैसे हमने हाइट की वजह से जो चेंज देखा वो कितना देखा, जी एच ओवर जी इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर, और वहीं आपने डेप्थ की वजह से देखा 1 माइनस डी बाई आर। तो आपसे पूछ रहा है अगर जी की वैल्यू में सेम चेंज हुआ है दोनों की, तो आप कितनी हाइट ऊपर गए और कितनी डेप्थ नीचे आए। तो इसका मतलब है दोनों को अगर इक्वेट कर दें, क्योंकि सेम चेंज करा है तो ये इसके बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा जी 1 माइनस 2h बाई आर इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। जी से जी कट गया, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आर से आर कट गया, तो डी इक्वल टू आ गया 2h। तो इसका मतलब है अगर आप डबल हाइट ऊपर चले जाएँ और नीचे डी डिस्टेंस जाएँ तो बराबर चेंज आएगा। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे जेई और नीट के पीवाईक्यू में लगाएंगे हम, वहाँ पर आप इसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला जो है वो है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से हमारा जी में क्या कोई चेंज आता है। तो इसका भी मैं बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आपको नहीं कराऊंगा। किसी भी एल्टीट्यूड किसी भी एंगल पे बोल लो, अगर हमारा फाई लैटिट्यूड हो, फाई लैटिट्यूड पे जो जी में चेंज आता है, तो जी किसी भी फाई पे आप ये समझ लीजिए, किसी फाई चेंज पे जो होता है वो होता है जी माइनस आर, रेडियस है ओमेगा जिससे अर्थ हमारी घूम रही है, कॉस स्क्वायर फाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो फाई है अगर आप पोल पे बताएं तो पोल पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 90, और इक्वेटर पे जो फाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जी पोल इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चलो पोल हो जाएगा फिर ये, और यहाँ पे देखें तो जी इक्वेटर आपका कितना हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखें, जी इक्वेटर इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें, चलो मत रखें यहीं पर रहने दें। ठीक, अब ये तो मैंने हमको पता है होगा क्या, आपसे कहेगा कि 45 डिग्री हो गया तो तब बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि कितना लैटिट्यूड है। ठीक है, अच्छा अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं जी की वैल्यू में कुछ माइनस हो रहा है, तो चाहे आप हाइट में ऊपर जाएँ, चाहे नीचे आएँ, चाहे आप अर्थ का रोटेशन के रिस्पेक्ट में देखें, हर केस में आपका जी की जो वैल्यू है वो घटेगी। दैट मीन्स हमारा वेट घटेगा। एक बात और,
जो जी की मून पे वैल्यू हो जाती है बच्चों, वो क्या हो जाती है g/6। तो अगर आप इसको मास से इंटू कर दें तो जी मून mg मून जो होगा वो क्या हो जाएगा mg/6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो mg मून है, जो मून पे हमारा वेट है, वो हमारे अर्थ के वेट का क्या होगा 1/6 पार्ट होगा। अगर आपका अर्थ में 60 वेट है तो मून में आप 10 किलो के हो, तो मोटे लोग सारे खुश भी हो गए होंगे। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, आप ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे चेंज आता है। ठीक है, चलिए आगे अगला जो टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, वेल नोन चीज़ें हैं। अगर आप किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ से बाहर चले जाए, ठीक है, इतनी मिनिमम वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ से बाहर चले जाए, उसको हम क्या बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जिसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2gm/r। ठीक है, m यहाँ मास है अर्थ का और r है हमारा रेडियस अर्थ की। अगर आप इस g छोटा g का यूज़ कर लें gm/r², ठीक है, तो यहाँ से अगर आप gm की वैल्यू इसमें पुट करें तो इसका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा 2gr। अगेन जब आप इसको फिर सॉल्व करें, इनको वैल्यू रख के, तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है अगर आप में कभी सुपर पावर आएगी तो आप किसी बॉल को इतनी अगर वेलोसिटी से फेंक दें तो वो कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब किस पे डिपेंड करती है, तो जो एस्केप वेलोसिटी है ये भी बहुत रहस्यमय है। ये डिपेंड करती है मास साइज ऑफ प्लेनेट। कौन से प्लेनेट, जहाँ से ये फेंकी गई है, ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, और आप ये बोल सकते हो पोजीशन भी लिख देते हो, साइज ऑफ प्लेनेट और पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल प्रोजेक्टेड। जहाँ से आपने फेंकी है उस पर डिपेंड करेगी, अपना किसी भी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं होगी। अपनी जो भी मास है इसका वो है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगी। ये सब अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर अर्थ से फेंकेंगे। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करेगी ये इंपॉर्टेंट है, तो डज नॉट डिपेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, कितने एंगल पे आप फेंक रहे हो, कौन से एंगल बना के फेंक रहे हो, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। और किस पे नहीं करेगी, मास ऑफ बॉडी, अपने जो मास है मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगी। अभी जब आप आगे जाएंगे आप एक नया टॉपिक वहाँ पढ़ेंगे, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √2gr। ठीक है, उसका क्या होता है √2gr, नहीं √gr होता है उसका। ठीक है, और हमारा एस्केप का क्या है √2gr। तो कभी कभी हमारा जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल और एस्केप का डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया है, तो v एस्केप कितना हो जाएगा √2 टाइम v ऑर्बिटल। तो इसका रेशियो बहुत बार जे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये था आपकी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, बस आगे चलते हैं। इसमें अगले जो टॉपिक है तो बहुत छोटे लेकिन बहुत असरदार है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पहला है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। अब देखो, दो बॉडी अब एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कांटेक्ट में नहीं भी है। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही वो ये सब करेंगी। तो ये जिस पर्टिकुलर, मान लीजिए इस बोर्ड पे एक बंदा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कांटेक्ट नहीं है लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसके अराउंड कोई एक क्या होगा, फील्ड होगा। तो इस फील्ड कॉन्सेप्ट से हम उस ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करते हैं, या आप अपने टर्म में बोल भी सकते हैं स्पेस सराउंडिंग ऑफ मटेरियल बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर नीट में इससे डायमेंशन पूछी थी। ठीक है, इसका सिंबल वैसे तो ई बना दिया मैंने, और जनरली किताबों में ई होता है। तो फोर्स ओवर मास, इसका क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा Gm/r²। ठीक है, जो भी मास तुम्हारा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अच्छा इसको आप कभी कभी क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, या आप बोल सकते हो इंटेंसिटी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसका भी जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा। अगर कभी आपसे फॉर्मूले से डायमेंशन पूछ दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए हमें ये पता है कि
उसके लिए हमें एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन होगी। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। तो अगर दो मास हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में m1, ये अर्थ का m1 मान लो और दूसरा m2 है, तो जिस डिस्टेंस से आप लाओगे r डिस्टेंस से, ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वर्क एनर्जी में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इसके लिए टोटल जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है, कंप्लीट ट्रिप के लिए पाथ पे ये डिपेंड नहीं करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स हमने डिफाइन किया या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की, तो एक टर्म इस टॉपिक में और मिलेगा आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी ना डायरेक्ट इसमें जेई एडवांस में या जेई में, इवन नीट में, पिछली बार नीट में डायमेंशन का एक क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक आ गए थे। तो मैं आपको ऑरली बता दे रहा हूँ है क्या चीज़, आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा समझने में जोर रखिए। तो अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, अगर पोटेंशियल लिखा है तो किसी एक पॉइंट पे डिफाइन है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ए बी सी, क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट विद यूनिट मास। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W ओवर M। ठीक है, और जो W है आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन होता है। तो अगर मॉड ले लें आप इसमें इसका, या माइनस ही रख लें, तो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो Gm/r। तो आप देख सकते हैं ये Gm/r है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये Gm/r² है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड भी यही है, तो इनमें ध्यान रखना। ये आपका आया था। अगर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेरिजन करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा है। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक बच्चों छूट गया एस्केप वेलोसिटी में। देखो, अगर ये बात याद रखना, अगर कोई प्लैनेट है आपके पास और प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर, अगर उसके पास एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, एटमॉस्फेयर है, तो उसके लिए कंडीशन है कि उसकी जो वेलोसिटी है उसके आरएमएस वैल्यू को अगर आप लें, वेलोसिटी की आरएमएस वैल्यू को लें, ठीक है, किसके, उसके एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल को, वो हमेशा लेस आना चाहिए वी एस्केप वेलोसिटी के। ठीक है, किसका, ऑफ एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल। तो जो भी प्लैनेट है उसके एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल की अगर आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेंगे, आरएमएस वेलोसिटी लेंगे, वो अगर एस्केप वेलोसिटी से कम आती है, दैट मीन्स उसके पास हमारा एटमॉस्फेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, हमारा जो मून है, मून की वी एस्केप वेलोसिटी होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब हम इसके लिए वो निकालते हैं वी एस्केप, ये आरएमएस, ये क्या होती है, इससे छोटी नहीं आती है, ज़्यादा आ जाती है। अर्थ के केस में अगर मैं आपको बताऊं, अर्थ की जो हमारी वी एस्केप होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी अर्थ की होती है। ठीक, अगर आप इसके लिए आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो कम आती है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस मैंने आपको ये बता दिया। अगर मून के केस में आपको मैं बताऊं, जो मून है उसके लिए ये हमारा कितना है, एस्केप वेलोसिटी 2.3 है, और जबकि ये कितनी आती है पता है आपको, ये आती है लगभग इससे ज़्यादा आती है, छोड़ दीजिए, कैलकुलेट मत कीजिए। तो ये चीज़ें हैं, ये भी मैं आपको ये बताना भूल गया था। तो ये कंप्लीट थ्योरी थी इस चैप्टर की। ठीक है, तो देखेंगे, अगर एक आध क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद, और फिर हम कल सैटेलाइट वाला टॉपिक करेंगे।